नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गौड़, न्यूज़ नशा में आपका स्वागत है। आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ निर्णय लिए हैं, लेकिन विपक्ष और जनता इससे नाखुश दिखाई दे रही है। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक सीपी राय जी और बताएंगे कि सरकार के लिए गए निर्णयों में कितना दम है और कितना नहीं। सीपी राय जी नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। कुछ सवाल हैं सर। एक मुद्दा है पहलगाम हमला और उसके बाद भारत सरकार का जो रिएक्शन रहा है उसको लेकर पूरे देश में जनता से लेकर विपक्ष तक हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या अभी तक हमें जवाब दे देना चाहिए था? अगर कांग्रेस इस समय सत्ता में होती, दुर्भाग्यपूर्ण अगर ये हमला कांग्रेस के समय में हुआ होता, तो इस पर कांग्रेस अभी तक क्या एक्शन ले चुकी होती? पहली बात तो यह है कि ये भारत के ताज पर हमला है। कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है और वहाँ हमला पूरे भारत पर हमला है। जिस तरह से एक लंबे समय से कश्मीर में फौजी शासन रहा, केंद्र सरकार का शासन रहा, राज्यपाल का शासन रहा, उसको 3 टुकड़े में बांट करके भारत सरकार ने उसके कद को छोटा करके वहाँ अपना राज चलाया है लगातार। अभी थोड़े दिन पहले चुनाव से लोगों की चुनी हुई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में जो कश्मीर है। उसके पास पुलिस नहीं है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें नहीं जो राज्यपाल के पास है। और ऐसे में जो हमला हुआ है ये बहुत ही विभत्स भारत की संप्रभुता पर हमला है, भारत के गौरव पर हमला है और इसका दर्द भारत लंबे समय तक महसूस करता रहेगा। आपने कहा कि भारत सरकार ने क्या रिएक्शन दिया। भारत सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया अभी तक भारत सरकार के बयानवीर लोग जो हैं, जो बोलने में यकीन करते हैं, करते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। वो रक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनको निंदा सिंह कहा जाता था। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी बयान दे रहे हैं और वो भी भारत लौट करके आए विदेश से, कश्मीर नहीं गए। विपक्षी दलों की जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें नहीं गए, वो बिहार चुनाव प्रचार करने चले गए और चुनाव प्रचार में वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और सबक देंगे, जो लोग पीछे हैं उन तक से बदला लेंगे। इस तरह के बयान कई सारे लोगों से आ चुके हैं। ये सरकारें बयान नहीं देती, कूटनीति और रक्षा नीति हमेशा गोपनीय होती है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहली ऐसी पार्टी है, आरएसएस को मैं इसका एक पार्ट मानता हूं क्योंकि आरएसएस का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के 100-150 संगठनों में से उसका जो राजनीतिक चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मैं तो आरएसएस को मानता हूँ। ये लोग लगातार हर चीज पर बयान देते हैं, हमने मार दिया, हमने तोड़ दिया, हम घुस गए। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई इस देश में, 65 का हुआ, 71 का हुआ, यहाँ तक कि कारगिल में हुआ। लेकिन कभी भी सरकार ने ये नहीं कहती कि हमने घुस के मार दिया, हम घुस गए, हम हमला कर देंगे, हम मार देंगे, नहीं कहती। सरकारें ये कहती रही हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे ऊपर फायरिंग हो रही है या मानवता पे हमला हो रहा है, हम इसको चुपचाप देख नहीं सकते, हमें अपना रक्षा करने का अधिकार है, हमारे ऊपर हमला होगा तो हम जवाब देंगे। सरकारें आमतौर पर ये लाइन लेती हैं। पूरी दुनिया की यही रीत है। बहुत ही इक्का दुक्का ऐसे देश हैं जो घुस के मारने की बातें करते हैं, लेकिन आमतौर पर लोकतांत्रिक देश उस तरह की बातें नहीं करते और भारत की परंपरा तो ये बिल्कुल नहीं रही है। 4 पेड़ तोड़ दिया और कह दिया कि हमने तो मार दिया, इस तरह की परंपराएं भारत की रही नहीं है। तो ये बयानवीर लोग बयान दे रहे हैं। आपने एक सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी होती तो क्या होता। कांग्रेस पार्टी होती तो 2-3 तरह की चीजें होती। पहली बात तो कश्मीर ने अब तक के इतिहास में पहली बार पूरे कश्मीर ने एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ एक बड़े बंद का आह्वान किया। पूरा कश्मीर पूरा बंद रहा। पूरे कश्मीर ने, नौजवान से लेकर बूढ़े तक, लड़कियों ने और महिलाओं ने, सबने मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ सड़क पर उतर करके उसका विरोध किया, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध किया। यह पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर संपूर्ण कश्मीर ने एक रुख अपनाया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, वैसे भी आपने देखा कि राहुल गांधी आए अमेरिका का दौरा अपना छोड़ करके तो सीधे कश्मीर भाग गए और कश्मीर में जाकर के लोगों से मुलाकात की, वहां के राज्यपाल से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जो वहां का कश्मीरी लोगों की रक्षा करते हुए जिसने जान गंवाई उसके परिवार से मिले, जो घायल है उन लोगों से मिले। और राहुल गांधी ने तत्काल कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ है, क्योंकि परंपरा यह है कि रक्षा नीति और विदेश नीति, कूटनीति,
इन मुद्दों पर विरोधी दल कभी विरोध नहीं करते। बीजेपी करती रही है। 1962 के युद्ध में भी तत्कालीन जो जनसंघ थी उसने जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाए थे और ये कहा था तत्काल संसद बुलानी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल संसद बुलाई। उन्होंने कहा हाँ, देश को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। उस समय एक सुझाव भी आया था कि जो संसद की कार्रवाई हो वो गोपनीय रखा जाए, ये पब्लिक डोमेन में ना आए। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि नहीं, देश के एक एक आदमी को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और देश की स्थिति क्या है। और वो हुआ। उस समय साथ देने के बजाय जनसंघ पार्टी अन्य पार्टियों ने जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया था और उस सदमे में जवाहरलाल नेहरू इतने चले गए कि फिर बहुत दिन तक जीवित नहीं रहे। तो ये वो जरूर करते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक जब जब मौका आया, वो चाहे कारगिल का हो या संसद पर हमले का हो। संसद पर हमले का भी मुझे याद है कि जब संसद पर हमला हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में यह बताया, कांग्रेस ने नहीं बताया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बताया कि मुझे सबसे पहला फोन नेता विरोधी दल या विपक्ष के नेता श्रीमती सोनिया गांधी का आया और उन्होंने पूछा कि आप ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वहां पर सब कुछ ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर विपक्ष इसी तरह का देश में रहेगा तो कोई दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर विपक्ष इसी तरह एकजुट रहेगा। विपक्ष इस वक्त भी एकजुट है सरकार के साथ, क्योंकि नीति है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आएगा, रक्षा का मुद्दा आएगा, विदेश नीति का मुद्दा आएगा, उनके हालात की जानकारी सत्ता के पास होती है और उस पर फैसला लेने की जिम्मेदारी भी सत्ता के पास होती है। वो बांग्लादेश का सवाल ना हो, या आपका सवाल है, या कारगिल का सवाल ना हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सीधे कह दिया कि सत्ता जो फैसला करेगी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। इस बार भी वर्किंग कमेटी से लेके और खड़गे साहब से लेके और राहुल गांधी तक सब लोगों ने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। सारे विपक्षी दलों ने मिलकर कहा सत्ता से कि हम आपके साथ हैं। कश्मीर ने कहा कि हम आपके साथ हैं। देश भर में मुसलमानों ने बड़े बड़े रैलियां निकाली और जब अपनी अपनी मस्जिदों से नमाज अदा करके बाहर निकले तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। तमाम मुस्लिम नेता जो बड़े बड़े नाम हैं उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। इससे बड़ी एकता क्या हो सकती है? लेकिन एकता को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? अगर पाकिस्तानियों ने यह कह करके, मान लिया वो पाकिस्तानी थे, ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने मान लीजिए कि ईसाई को भी मारा, मुसलमान को भी मारा, हिंदू को भी मारा, लेकिन उन्होंने कुछ हिंदुओं से ये भी पूछा कि आप किस धर्म के हो। तो उनका मकसद यही था कि इसी मुद्दे पे मैं आने वाला था, यही था कि धर्म के नाम पर भारत बटे। भारत में इस वक्त एक सरकार है, एक संगठन आरएसएस जो चाहता है कि धर्म के नाम पर देश बटा रहे, हिंदू एकजुट हो जाए, उसके साथ रहे और मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करके एक ऐसी सत्ता बनाई जाए जो कभी ना जाए। यही उनका इरादा है। उसके लिए चाहे जितनी नफरत फैलानी पड़े। ये विदेशी दुश्मन। मैं बीच में इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट रख देता हूँ, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप सवाल पूछोगे तो बीच में मेरा क्रम टूट जाएगा। आप एक मिनट मेरी बात पूरी जान लो। बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो वो जानते हैं दुश्मन कि भारत में इस तरह का मुहिम चल रही है कि देश को कैसे बांटा जाए। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि हिंदू हो, आप कौन से धर्म हो, और मार दिया, तो वो तो चाहते यही थे कि इसके नाम पर लड़ाई हो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। फिर ये भारत में कौन लोग हैं जो उसी नाम पर लड़ाई कराना चाहते हैं? देश भर में कश्मीरियों को ढूंढ ढूंढ के, मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ करके, धर्म पूछ पूछ करके आज मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कौन सी ताकतें, कौन सा संगठन है जो ये करवा रहा है? आपने पूछा कि कांग्रेस होती तो क्या करती? कांग्रेस सबसे पहले तो कश्मीर पहुंच जाती और जाके कश्मीर के लोगों ने जो एकता दिखाई है भारत देश के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ जो एकता दिखाई है, उसके खिलाफ जो नारा लगाया है, उस नारे के साथ जुड़ जाती है, कहती है हाँ कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, और कश्मीर को पूरी ताकत के साथ अपने साथ जोड़ लेती। देश भर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ जो माहौल दिखाया है, जो नफरत दिखाई है, जो गुस्सा दिखाया है, उसको देश को एकजुट करने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती। कांग्रेस पार्टी कोई बयान नहीं देती। कांग्रेस पार्टी अगले 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर चुकी होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती थी सरकार कैसे चलाई जाती है, विदेश नीति कैसे चलाई जाती है। कांग्रेस की विदेश नीति में सारे अड़ोसी पड़ोसी कांग्रेस के भारत सरकार के साथ हुआ करते थे, जो अब सब इससे दूर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में सबक सिखाया है पाकिस्तान को, उसके 2 टुकड़े किए हैं। और देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग समय में अलग अलग देश से छीन करके भारत में मिलाया है। कुछ घंटों में ही सिक्किम जैसा दूसरा देश भारत का एक राज्य बन गया, अरुणाचल प्रदेश बन गया। इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी ने की है। किसी को सबक नहीं, किसी को खबर नहीं मिली, कानों कान खबर नहीं, पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है।
और चुपचाप हो गया। बांग्लादेश चुपचाप हो गया, कोई मूवमेंट नहीं था, किसी को खबर नहीं थी, कोई अखबार या उस समय का दूरदर्शन ही हुआ करता था उस समय, तो खाली कोई किसी ने कुछ नहीं छापा कि कोई आर्मी का मूवमेंट है या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब इंदिरा जी यही कहती रही कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, मानवता पर हमला हो रहा है, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जवाब देंगे, और बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान से। ये बोलने वाले लोग हैं, ये कुछ करने वाले लोग नहीं है, अभी भी लगातार बोल रहे हैं केवल। और दूसरी तरफ देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। इनको चुपचाप कांग्रेस से बात करनी चाहिए, कांग्रेस के अनुभवी लोगों से बात करनी चाहिए। वो लोग जिन्होंने पहले के युद्ध को लड़ा है, उनके हिस्से रहे हैं, जिन्होंने कूटनीति का काम किया है, जिन्होंने विदेश नीति उस समय की देखी है, उन सब लोगों से बात करना चाहिए कि उन लोगों ने कैसे वो सब काम किए, और बात करके उसके आधार पर रणनीति बनानी चाहिए। ये सारे मुद्दे देश में राजनीति के मुद्दे नहीं है, बल्कि देश हित के मुद्दे हैं, देश नीति के मुद्दे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतनी भारी एकता जब देश की सरकार के साथ है, तो सरकार को तत्काल कड़ा फैसला लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इतना अब आप बोल चुके हो, इसलिए दुश्मन भी चौकन्ना हो गया है, उसके साथ चीन भी खड़ा हो गया है। कई सारे देश ये कह रहे हैं कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह से इसको लीपापत्ती करने की भी अलग तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। उस सबसे बच करके भी अभी जवाब देना है या महीने 2 महीने बाद जवाब देना है, ये तो सरकार को तय करना है। हालात भी सरकार ही जानती होगी, अंदर की सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, सरकार की सामरिक स्थिति क्या है, क्योंकि 1,80,000 सिपाही फौज में सरकार ने कम कर दिए हैं। अग्निवीर के नाम पर नौसिखे फौजी बना दिए हैं, वो पता नहीं युद्ध लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। तो अंदर के हालात सरकार ही जानती है कि फौज ने सरकार को क्या बताया है, फौज के साथ जो सरकार की बातचीत हुई उसने क्या बताया, विदेश नीति वालों ने सरकार को क्या बताया, और देश की अर्थव्यवस्था देखने वालों ने सरकार को क्या बताया, गोला बारूद का भंडारण करने वालों ने सरकार को क्या बताया, रॉ ने क्या बताया, आईबी ने क्या बताया। ये सारी जानकारियां केवल सरकार के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है। इसलिए निर्णय करना भी सरकार का काम है। सरकार क्या निर्णय करती है उसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को निर्णय करना चाहिए, और कुछ हद तक कहीं न कहीं देश को भरोसे में भी लेना चाहिए। जी शुभम जी। सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरा सर, एक पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा। 370 हटने के बाद जगह जगह प्रचार किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए कई कश्मीर में, और ये प्रचार किया गया कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, वहां पे टूरिस्ट आए, लेकिन और सरकार ने माना भी है कि सुरक्षा में चूक हुई है। तो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करने के बाद, 370 हटने के बाद, दावा करने के बाद कि अब कश्मीर पूरी तरह सेफ है, इतना बड़ा आतंकी हमला होता है, इस पर सरकार क्यों बच रही है, इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? शुभम, पहले तो नोटबंदी की गई, तब भी कहा गया कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। कश्मीर को जब 3 टुकड़े में तोड़ा गया, तब भी कहा कि हमने इलाज कर दिया है। 370 हटाया, ये जो आरएसएस का क्या है, भोपू है, ये मिनटों में प्रचार कर देता है, शंकर गणेश भगवान को दूध पिलवा देता है, पूरे देश में लोगों को लाइन लगवा देता है। ये आरएसएस का अपना एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है, वो उसी तरह काम करता है, वो प्रचारक है, सब खाली है, तो उसी तरह का काम करते हैं, उसमें कोई ठोस धरातल उसका नहीं होता। अब 370 है, कितनी बड़ी गलतफहमी है कि उसको हटा के कोई तीर मार दिया। 370 तो जैसा था वैसा ही है। कश्मीर में 370 धारा तो लागू है, उसका केवल एक क्लॉज हटा दिया इन्होंने। वो क्लॉज ये है कि पहले बाहर का कोई आदमी कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, अब वो जमीन खरीद सकता है। फिर बाद में कहा कि वहां कितने साल रहने के बाद खरीद सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या तब से लेकर अब तक किसी हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के आदमी ने कश्मीर में कोई जमीन खरीदी है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अगर सरकार दे दो तो उसकी पोल खुल जाएगी कि 370 हटा के उन्होंने क्या किया है। वो बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इतने सालों से वहां पर लगातार राज्यपाल शासन है, सीधे केंद्र का शासन है, फौज लगी हुई है, 6-7 लाख फौजी उस इलाके में लगे हुए हैं। उसके बाद आतंकवादी घुसा कैसे? ठीक है, दबे स्वर में उन्होंने सर्वदलीय बैठक में यह मान लिया कि हाँ चूक तो हुई है, लेकिन बाद में वो सारी चीजों को अपने सोशल प्लेटफॉर्म से हटा दिया। वो नहीं चाहते थे देश की जनता के सामने, जबकि अच्छाई ये होती है कि सरकार अपनी गलती को मान ले। जब आप गलती मान लेते हैं तो गलती सुधारने का आपके पास मौका होता है। आप गलती मानते नहीं है तो गलती सुधारने का मौका भी नहीं होता है, फिर आप गलती दर गलती करते चले जाते हैं। और ये सरकार इस मामले में जिद्दी है, ये अपनी किसी गलती को नहीं मानती। नोटबंदी से इसने देश को बहुत पीछे कर दिया, इसने नहीं माना। इसने गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लगा करके गलत किया है, उसको अभी तक नहीं माना। विदेश नीति में इसने गलत किया, आज तक नहीं माना। न कोई घुसा है, न कोई आया है चीन में, हजारों वर्ग मील जमीन उसने कब्जा कर लिया, आज तक नहीं माना कि नहीं हमने गलत कह दिया था, चीन ने कब्जा कर दिया।
अगर आप सच को स्वीकार कर लोगे तो उसके आधार पर नीति बनेगी, देश की जनता आपका साथ देगी, देश के लोग आपका साथ देंगे। आप सच को स्वीकार करो, लोगों के सामने मानो कि आपने गलती की है, गलती इंसान से होती है, और फिर कहो कि अब आइए राय दीजिए, ये देश सबका है, बताइए क्या किया जाए। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, मुझे ध्यान है मनमोहन सिंह ने संसद में नोटबंदी के बाद ये कहा था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इससे 2% जीडीपी का नुकसान होगा, नुकसान उससे ज्यादा हो गया। लेकिन उसी मनमोहन सिंह ने फिर बाद में एक बयान फिर दिया था कि जो गलती हो गई, आइए मिल बैठ करके तय करते हैं कि कैसे इसको अब इससे निकाला जाए। लेकिन इतने अहंकारी लोग हैं, इन्होंने मनमोहन सिंह से बात करना उचित नहीं समझा, उसके लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई। खुद राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा हम चीन से निपटना जानते हैं, इधर बैठे हुए लोग जानते हैं कि इन सब हालात से कैसे निपटा जाता है, बात करिए। लेकिन अहंकारी लोगों ने उस पर बात करना, सहयोग लेना उचित नहीं समझा। जबकि सच्चाई ये है कि 65-66 करोड़ देश में अगर वोट पड़ा, उसमें से केवल 23 करोड़ वोट बीजेपी को पड़ा है, बाकी 2/3 वोट विपक्ष को पड़ा है, 2/3 जनता विपक्ष के साथ है। तो आप सिर्फ एमपी की संख्या के हिसाब से अगर आप बड़ी संख्या हो गए तो आप देश के मालिक नहीं हो गए। लोकतंत्र बहुमत का नाम नहीं, वो लोकतंत्र सर्वानुमति का मान है, जिसमें सबकी सहमति हो, उसका नाम है। लेकिन आरएसएस उसमें यकीन नहीं करता। आरएसएस केंद्रीय सत्ता में यकीन करता है कि सारी सत्ता उसके पास हो। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि वो एक साथ इलेक्शन कराना चाहते हैं सारी पार्टियों का कि इलेक्शन एक साथ हो, उनका इरादा दूसरा है। वो पहले 1 नेशन और इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं, फिर 1 पार्टी 1 नेशन की बात करेंगे। वो मैं उनके इरादे को जानता हूं, उनको अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए उनके पहले कदम पर ही उनको रोक देना चाहिए, सबको मिलकर के, और उनका विरोध करना चाहिए। इस सारे मसले में भी इनका अहंकार ही आड़े आ रहा है। अगर ये अहंकार नहीं होता तो अब तक देश फैसला कर चुका होता। जी शुभम जी। सर अच्छी बात कही आपने, इस पर भी आऊंगा मैं, एक इलेक्शन और एक देश पर। लेकिन एक सर सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया कि मुसलमानों को जगह जगह इस हमले के बाद काम से हटा दिया जा रहा है या मारा जा रहा है, ऐसी कई वीडियो भी वायरल हुई हैं। तो ये जानना चाहती है जनता, क्या ये पाकिस्तान की साजिश थी या फिर इस हमले का फायदा अब सत्ता पाने के लिए मीडिया में इसको ट्रेंड करवाकर उठाया गया? क्योंकि नाम पूछ के मारना पाकिस्तान तो चाहता ही था कि कश्मीर में अनरेस्ट हो जाए, दुनिया को मैसेज जाए कि कश्मीर में शांति नहीं है। लेकिन कश्मीर में पूरी शांति दिखाई पड़ी, एकजुटता दिखाई पड़ी, पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। पाकिस्तान ये चाहता था देश एकजुटता में न दिखाई पड़े, बटा हुआ दिखाई पड़े कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान में झगड़ा है। सवाल तो बड़ा यही है ना, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कई दिनों से पिछले, कि आखिर वो लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम पर मारपीट कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, किस संगठन के लोग हैं? कौन सा संगठन है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार नफरत फैला रहा है पिछले 100 साल से देश में? वो पाकिस्तान वाला काम क्यों करना चाहता है? जो पाकिस्तान चाहता है वही ये संगठन काम क्यों कर रहा है? इसकी पाकिस्तान के साथ क्या मिली भगत है, देश की जनता ये जानना चाहती है। पाकिस्तान ने, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इस चीज को भांप लिया था कि हिंदुस्तान में किस चीज की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान बांट के डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाला। ये मुझे लगता है पाकिस्तान ने इस चीज को बखूबी भांपा और उसका फायदा उठाया। तीसरी चीज सर, एक जब पूरा देश ये चाह रहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उस समय में जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट इतने वर्षों बाद, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही? शिवम, जातीय जनगणना आरएसएस के मूल चरित्र के खिलाफ है। आरएसएस 100 साल से काम यही कर रहा है कि पूरे हिंदू को हिंदू बना के रखा जाए और मुसलमान को दुश्मन की तरह टारगेट किया जाए, मुसलमान को, ईसाई को, कम्युनिस्टों को। आजादी की लड़ाई में भी गोलवलकर ने कहा था कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुसलमानों से, ईसाइयों से और कम्युनिस्टों से है। वो, और गोलवलकर इनका आदि गुरु है, उसकी किताब इनकी गीता है। गोलवलकर जो सपना देखता था कि हिटलर जैसा देश में शासन होना चाहिए, वही उनका सपना है आरएसएस का, वैसे ही शासन वो स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसे में जातीय जनगणना उनके चरित्र के खिलाफ है, उनके सपने के खिलाफ है। ये इन्होंने केवल शगुफा छोड़ा और बिहार में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि बिहार में चूंकि नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना, और उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा उसको बना दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा मेरी राजनीति का नफा हो चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, मैं जातीय जनगणना करा के रहूंगा। तो ये माहौल ऐसा बन गया है कि एक तरफ उसको बिहार में इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस बहाने पर यहाँ जो पहलगांव का जो मामला है, उससे देश की जनता का रुख मोड़ना चाहते हैं, टीवी चैनल्स की चर्चा मोड़ना चाहते हैं। इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने किया है।
लेकिन पहले दिन से मैं मानता हूं इस सरकार की नीयत जाति जनगणना के मामले में बिल्कुल साफ नहीं है। ये जाति जनगणना नहीं करेंगे। जैसे महिला आरक्षण के खिलाफ है, महिला आरक्षण पर भी बड़े जोर शोर से ढोल बजा करके इन्होंने संसद का विशेष सत्र बुला करके उस पर नौटंकी किया था। और तब भी मैंने आपके चैनल पे ही कहा था पहले ही, इसमें देखिएगा कोई पेच निकलेगा। और जब महिला आरक्षण का पूरा ड्राफ्ट सामने आया तो मालूम था कि वो 2029, 2039 या पता नहीं कब क्या होगा, उसके बारे में वही पेच निकला कि वो होना नहीं, आगे चल करके अभी वो अनंत काल तक ऐसे ही लटका रहेगा। मेरा ये मानना है 100% मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जाति जनगणना के सवाल पर यह सरकार बेईमान है। ये जाति जनगणना करना नहीं चाहती, उसकी केवल बात करना चाहती है और उसकी बात भी केवल जनता में भ्रम फैलाने के लिए कर रही है और पहलगांव से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रही है और बिहार के चुनाव में उसको कैश करने के लिए कर रही है। जी शिवम। बिल्कुल सर, जनता का रिएक्शन कुछ इसी प्रकार है जैसा आपने कहा, लेकिन मोटी मोटी बात जो इस समय गली नुक्कड़ पर लोग बात कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि जातीय जनगणना अब तक मुस्लिमों में जाति की बात नहीं होती थी। मुस्लिम मीन्स मुस्लिम, मुसलमानों के अंदर कौन सी जाति क्या है क्या नहीं है, उनका आपस में क्या मतभेद है, इसको लेकर बात नहीं होती थी। तो बीजेपी ये करना चाहती है कि जैसे हिंदुत्व में दलित हो गए, क्षत्रिय हो गए, समाज हो गया, सब अलग अलग है। नहीं शिवम, ये गलत है। जो लोग नहीं जानते वो ऐसी बात करेंगे। यहाँ तक कि बीजेपी शासन में भी जो आरक्षण कहीं लागू है पिछड़े वर्गों का, उसमें जो मुसलमान पिछड़े वर्गों में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है, या उस आधार पर जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो मुसलमानों को भी मिलती हैं, जो पिछड़ा होने के नाते मिलती है, दलित होने के नाते मिलती है, मुसलमानों को भी मिलती है। लेकिन मुसलमान एक धर्म के नाम पर एकजुट है, क्योंकि किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में जो माइनॉरिटी होता है वो माइनॉरिटी अपने धर्म के नाम पर एकजुट होता है। जहां पर हिंदू लोग भी माइनॉरिटी में है वहां अपने धर्म के नाम पर एकजुट है, वहां पर वो ब्राह्मण, ठाकुर, जाति, वैश्य, दलित ये नहीं करते। मैं गया हूं दूसरे देशों में और वहां पर मैंने कभी जात की बात होते नहीं देखा। वहां वो सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, हिंदुस्तानी होने की बात करते हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी के नाम पर हिंदू मुसलमान भी नहीं करते हो, वो फिर हिंदुस्तानी बन जाते हैं वहां पर। यहाँ पर भी जो मुसलमान है वो एक माइनॉरिटी की कौम है, क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी की कौम है। वो जात के नाम पर उसको बांटा जा सकेगा, इसमें कतई कोई वो नहीं। ये खाली चर्चा के लिए चर्चा हो रही है, इस चर्चा में कोई दम नहीं है। कुल मिला के हवाई फायर है एक तरीके का, देखा जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे लगभग सभी सवालों का बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अगले प्रोग्राम में हम कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे लेके आएंगे। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।